हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन है टाइम पर मिल जाए। और जो हमारे लाइव क्लासेस होते हैं जो हम दोबारा से शुरू करने वाले हैं एवरी फ्राइडे एंड ट्यूसडे, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या विचलनशीलता के मान। इससे पहले हमने आपको मेजर्स ऑफ पोजीशंस एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो बता दिया है। उसकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन या विचलनशीलता के मान। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसको हम विचलनशीलता के मान बोलते हैं हिंदी में। इसको मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर भी कहा जाता है। ये जो हमने हाईलाइट किया है, आप इन टर्म को थोड़ा अच्छे से ध्यान कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होते हैं। तो वो हमारे हो जाएंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या फिर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी भी आप उसमें आंसर में बता सकते हैं। इसके अलावा जो है the term like dispersion, variation, spread, scatter, deviation and variability give the idea of homogeneity or heterogeneity of the data under study। अब देखिए, इसको समझने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये है कि हम थोड़ा हिंदी में वीडियो बनाएं, पर एक्चुअली में हर टर्म को हिंदी में बताना मतलब लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आप हमारी प्रॉब्लम को समझते हुए इन टर्म्स को जैसा है हम उसे एक्सप्लेन करने का आपको ट्राई कर रहे हैं कि हिंदी में हम इसे क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे समझने का ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर ये है टर्म्स लाइक डिस्पर्जन, वेरिएशन, स्प्रेड। स्प्रेड माने फैलाव, वेरिएशन का भी मतलब होता है विचलन, स्कैटर का मतलब भी हमारा फैलाव हो जाता है, डेविएशन एंड वेरिएबिलिटी। ये जो सारे टर्म्स हैं इनका मतलब है विचलनशीलता या फैलाव से, कि कोई भी जो डेटा है वो कितना फैलाव है, उसमें कितना वो वेरी कर रहा है। अब ये जो सारे टर्म्स हैं ये हमें आइडिया किस चीज़ का देते हैं कि जो डेटा है वो कितना उसमें कितनी होमोजेनिटी है या कितनी हिट्रोजेनिटी है। होमोजेनिटी से मतलब कितनी वहाँ समानता है, जो वहाँ पर डेटा है वो कितना समान है, हमें ये भी बता देता है ये वेरिएबिलिटी और ये सारे टर्म्स। और साथ में वो डेटा कितना हेट्रोजीनियस या कितना असमान है, आपस में उसमें कितना अंतर है। असमान और समान का मतलब ये कहेंगे, जैसे अगर कोई स्कोर्स है 50 स्टूडेंट के किसी एक टेस्ट में स्कोर हमने ले लिए, समझिए सबके स्कोर जो है वो 40 से, अगर 80 मार्क्स का टेस्ट था और सारे स्टूडेंट के स्कोर्स 40 से 50 के बीच में लाए कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं ये जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा होमोजीनियस है या बहुत ज़्यादा समान है। पर अगर स्कोर्स वहाँ पर जो है वो बहुत वेरी कर रहे हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट भी हैं उन 50 स्टूडेंट में जिनका की स्कोर जो है केवल 10 है या 5 या 9 है, और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका स्कोर हाईएस्ट माने 80 के आसपास लाए कर रहा है। तो 50 से 80 तक के स्कोर्स अलग अलग हैं। तो यहाँ हम कह रहे हैं डेटा जो है वो हमारा मोर हिट्रोजीनियस है, इस डेटा में ज़्यादा हिट्रोजेनिटी है या असमानता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट को ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मतलब ये जो टर्म्स है सारे, डिस्पर्जन, वेरिएशन, स्प्रेड, स्कैटर, डेविएशन, ये सारे हमें किस चीज़ को बताते हैं कि जो डेटा है हमारा वो होमोजीनियस है या होमोजेनिटी है उसमें, या कितनी हिट्रोजेनिटी है, इस चीज़ के बारे में ये वाले टर्म्स चीज़ें हमें बता देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके। द वर्ड डिस्पर्जन इज यूज्ड इन टू सेंस इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो ये वर्ड है डिस्पर्जन वो दो तरीके से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज द स्कैटर्डनेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो वैल्यूज आई, जो भी हमारा डेटा वेरिएबल, यहाँ पर अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट में जो हमारे डेटा जो टूल के स्कोर्स आए वो हमारी वैल्यूज हो गई, उनमें कितनी स्कैटर्डनेस या कितनी असमानता है, वो उसमें कितना फैलाव है। अगर उसे ग्राफ पे हम बनाएं तो वो स्कोर्स कहाँ कहाँ लाए कर रहे होंगे अलग अलग तरीके से। जैसे अगर हम स्कोर्स ऐसे बनाएं तो उनमें कितना फैलाव है, क्या वो किसी एक लाइन के तरफ हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर ये बनाए तो ये लाइन हमारी क्या इसी के आसपास जो है डेटा लाए कर रहा है, या बहुत दूर दूर भी जो है डेटा लाए कर रहा है, ये स्कैटर्डनेस होती है। स्कैटर्डनेस माने फैलाव। तो इस चीज़ को बताता है ड्यू टू वेरिएशन अमंग देमसेल्व्स इन डिस्पर्जन। इस डिस्पर्जन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि डिस्पर्जन क्या है, जो स्कैटर्डनेस है, जो फैलाव है
वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज में उनके जो अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि 40 से 50 तक के स्कोर्स हैं, तो यहाँ वेरिएशन कम है, ठीक है, तो इसमें जो डिस्पर्शन की वैल्यू हो जाएगी वो कम हो जाएगी, कम फैलाव आ रहा है। और जहाँ जो स्कोर्स हैं वो 5 से लेके 80 तक के बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ जो है वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्पर्शन भी ज़्यादा होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज द डेविएशन फ्रॉम अ मेजर of center tendency or any other fixed value are not uniform in their size. The scatteredness of these deviation is also referred to as dispersion. अब ये वाली फर्स्ट चीज तो आपको समझ में आ गई। अब सेकंड में ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो डिस्पर्जन होते हैं वो वैल्यूज होती हैं, जैसे हमने सबसे पहले वहाँ क्या कैलकुलेट किया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास समझिए 5 स्कोर्स हैं, जैसे एक हमारा 5 है वैल्यू, सेकेंड है 7, नेक्स्ट है 9, नेक्स्ट वैल्यू है 8 और उसके बाद में है 10। ये हमारे पास 5 स्कोर्स हैं। या ये मान लेते हैं जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी 6 है, ये इजी रहेगा आपको समझाने के लिए, इसलिए हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ है। अब अगर इन 5 वैल्यूज़ का हम मीन निकालना चाहें तो यहाँ पर जो सम आएगा वो आएगा 30, और 30 का डिवाइड करना होगा हमें 5 वैल्यूज़ के नंबर से, यानी कि 5 से, तो यहाँ जो मीन आएगा वो आएगा 6। अब हमें ये देखना है कि इस 6 से ये जो वैल्यूज़ हैं वो कितना डेविएट हो रही हैं। डेविएट हो रही है मतलब हमने आपको जब ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन वाला जो फर्स्ट लेक्चर बताया था पार्ट 1, उसमें हमने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी है। आप देखना चाहें तो यहाँ से लिंक पर भी जा सकते हैं, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से जाके उसको समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको उसका एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। अभी जो हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन आ गया 6, अब 6 से इन सारे स्कोर का जो है डेविएशन हमें पता करना है। मानिए 6 माइनस 6 कितना आएगा, 1 0 आएगा, 7 माइनस 6 कितना आएगा, 1, 9 माइनस 6 कितना आ रहा है हमारे पास, 3, 8 माइनस 6 आ रहा है 2, ऐसे ही 10 माइनस 6 आ रहा है हमारे पास 4। तो इन वैल्यूज से, इन वैल्यूज में आपस में कितना डेविएशन है, कितना अंतर आ रहा है, वो चीज़ भी हमारी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बताती है। अब यहाँ पर देखिए 0 से 4 तक आ रहा है ये अंतर, तो ये अंतर 5 वैल्यूज़ के हिसाब से 5 का ही अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है इनमें अंतर है, हम ये कह सकते हैं। और वो डेटा पर डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंस इसमें आ रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसको लाइव सेशन में ट्राई करेंगे आपको एक बार और समझाने का। आपके जो भी डाउट्स हुआ करें आप हमें कमेंट करके बता दीजिए करिए, आपसे हम क्या करेंगे लाइव सेशन में आपके उन्हीं डाउट्स को क्लियर कर लिया करेंगे। आपको यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम कहते थे कि दो जो डेटा हैं उनके अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन मीडियन मोड सेम है, तो हम ये नहीं समझेंगे कि वो डेटा भी हमारे सेम कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है डेटा के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। ये भी हमारी एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। देखिए, इफ़ द मीन्स ऑफ 2 और मोर सीरीज आर सेम वी डू नॉट कंसिडर देम सिमिलर, हम उन्हें सिमिलर कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस जो है वो अलग अलग हो सकती हैं, मे डिफर। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू या ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा एक ग्राफ हमने बनाया, ये हमने एनपीसी ड्रॉ कर लिया है। सपोज कीजिए कोई ऐसा डेटा है हमारे पास जो एनपीसी को फॉलो कर रहा है, और उसका मीन यहाँ पर ये ब्लू लाइन से जो हमने बनाया है ये उसका मीन है। ठीक है, ये हमारी मीडियम वेरिएबिलिटी है, हमने इसको मान लिया। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एक और डेटा की, कोई एक और ऐसा डेटा है जिसका मीन तो सेम जगह लाई कर रहा है, पर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था एंड लास्ट पॉइंट जो स्कोर था वो ये था। इसमें जो है स्टार्टिंग पॉइंट और पहले आ गया एंड एंड पॉइंट जो है लास्ट वैल्यू उसकी और ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी क्या हो गई, हाई वेरिएबिलिटी। ये देखिए जो फैलाव है इसमें वो पहले वाले स्कोर जो नॉर्मल वेरिएबिलिटी थी उससे ज़्यादा हो गया। तो ये हमारा स्कोर जो है, जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है, वो डेटा हमारा सेम नहीं है, भले मीन सेम हो तो भी। अब यहाँ पर आपको मीडियम वेरिएबिलिटी समझ में आ गई होगी और हाई वेरिएबिलिटी समझ में आ गई होगी। मीडियम वेरिएबिलिटी मतलब जो डेटा है वो लगभग एनपीसी को फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे मीडियम वेरिएबिलिटी है। और अगर हाई वेरिएबिलिटी मतलब जो हमारा डेटा है वो देखिए ये
प्लेटिकर्टिक फॉर्म में अगर जा रहा है, अगर कर्टसिस की बात करें तो ये हमारा जो डेटा है वो प्लेटिकर्टिक हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जो वेरिएबिलिटी है वो यहाँ पर ज़्यादा है। और तीसरी चीज़, लो वेरिएबिलिटी मतलब जब डेटा की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी और थोड़ी कम हो जाए, ठीक है, या और जो उसमें से जो सबसे ज़्यादा डेटा है वो हमारा बिल्कुल बीच में लाई कर रहा हो, तो वो हम कहेंगे वहाँ पर लो वेरिएबिलिटी हो रही है, क्योंकि ये जो डेटा है वो और कम रेंज में लाई कर रहा है, उसकी जो रेंज है वो और कम यहाँ पर हो गई है, ठीक है, तो वो हमारी लो वेरिएबिलिटी कहलाएगी। और ये जो हम इस केस को, लो वेरिएबिलिटी के केस को हम यहाँ पे लेप्टोकर्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि हाई वेरिएबिलिटी, लो एंड मीडियम वेरिएबिलिटी क्या होती है। अब यहाँ पर हम आपको ग्राफ के थ्रू बताएंगे। देखिए डिस्पर्जन को, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे ग्राफ्स बनाए हैं। अब आपको उसमें से ये बताना है कि इन डिस्ट्रीब्यूशन में से ऐसे कौन से स्कोर्स हैं जिनमें क्या है, लार्जर डिस्पर्जन है या सबसे ज़्यादा विचलनशीलता है। देखिए हमारे पास समझिए 10 स्कोर्स हैं और 10 स्कोर्स के सभी के जो नंबर हैं वो 5 ही आए हैं। हमने 10 स्टूडेंट पर जब कोई टेस्ट अप्लाई किया और सबके जो स्कोर्स हैं वो 5 आए, तो ये हमारा एक डेटा हो गया। दूसरा स्कोर सेट हो गया, हमने 10 बच्चों पे तो अप्लाई किया पर 2 बच्चों के मार्क्स 4 आए, 2 बच्चों के मार्क्स जो है हमारे 6 आए एंड बाकी के 6 बच्चों के मार्क्स 5 आए। सिमिलरली एक और हमने टेस्ट अप्लाई किया, तब हमें पता चला कि 1 स्टूडेंट के 2 मार्क्स, 1 के 3 मार्क्स, 2 स्टूडेंट के 4, 5 एंड 6 मार्क्स आए हैं एंड बचे हुए 2 स्टूडेंट के 1 के 7 आए हैं, 1 के 8 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा डेटा है जिसमें लार्जर डिस्पर्शन आ रहा है। सोचिए आप लोग, चलिए देखते हैं। इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन आर लेस सिमिलर टू ईच अदर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इसमें जो मार्क्स हैं वो हमारे लेस सिमिलर हैं आपस में। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी थी, सभी बच्चों के मार्क्स सेम आ रहे थे। यहाँ पर लगभग सिमिलैरिटी थी कि बच्चों के मार्क्स 4, 5, 6 के बीच में वेरी कर रहे थे। यहाँ सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी थी, 2 से 8 तक जो है बच्चों के मार्क्स वेरी कर रहे थे। इसलिए हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, मोर डिस्ट्रीब्यूशन है, इस जो है मोर डिस्पर्जन है इस डेटा में, बिकॉज द स्कोर्स आर मोर स्प्रेड आउट, क्योंकि यहाँ पर जो स्कोर्स के बीच में फैलाव है वो सबसे ज़्यादा है। 2 से 8 तक का स्कोर के बीच में फैलाव है, यहाँ केवल फैलाव 5 तक का ही था और यहाँ फैलाव केवल 3 की रेंज में लाई कर रहा था। अब आपको ये रेंज जो हमने वर्ड यूज़ किया है, इस टाइप के और टर्म्स आगे देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। अब जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो हमारे मेनली 2 टाइप से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट है मेजर बेस्ड ऑन स्कैटर्डनेस। अगर स्कैटर्डनेस से हम देखें, जो हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल अमंग देमसेल्व्स, उनके बीच में जो स्कैटर्डनेस है, जो भी डेटा हमने लिया उनके बीच में कितना फैलाव आ रहा है, कितने वो बिखरे हुए हैं, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो डेटा है वो हमारा, उसमें डिस्पर्जन कैसा है, और उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ वेज होते हैं। दूसरा, मेजर्स बेस्ड ऑन स्प्रेड ऑफ द डेविएशन अबाउट सम पॉइंट, किसी भी हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से अगर उसका डेविएशन लें, उसके बेसिस पे भी हम अपना मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बता सकते हैं। फर्स्ट के बेसिस पे जो होता है वो हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट इज द रेंज, हिंदी में इसको प्रसार बोला जाता है। दूसरा इंटरक्वार्टाइल रेंज, हिंदी में इसको अंतर चतुर्थांक प्रसार बोला जाता है। क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर हमारा चतुर्थांक हो गया। इंटर मतलब अंतर, आपस में जो डेटा है उनके बीच में ही, ठीक है। अब थर्ड है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हिंदी में बोला जाता है अर्धांतर चतुर्थांक प्रसार या चतुर्थांक विचलन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है मेजर्स बेस्ड ऑन स्प्रेड ऑफ द डेविएशन अबाउट सम पॉइंट, उसमें है फर्स्ट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन और मीन डेविएशन, ये हमारे एक ही है, इसको हम माध्य विचलन हिंदी में बोलते हैं। सेकेंड इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको हम मानक विचलन बोलते हैं। आई होप आपको ये वाला जो है चार्ट समझ में आ गया होगा। इससे आपको पता चल रहा है कि जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है उसको फाइंड आउट करने के हमारे पास 5 वेज होते हैं। फर्स्ट रेंज, सेकेंड इंटरक्वार्टाइल रेंज, थर्ड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, नेक्स्ट है जो है मीन डेविएशन एंड लास्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस वीडियो में हम अभी रेंज या प्रसार को कवर करते हैं। द रेंज इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट स्कोर in the set of data and the smallest score in the set of data.
नॉर्मली जो रेंज हम कहते हैं वो कहते हैं डिफरेंस किस किस के बीच में, जो सबसे बड़ा स्कोर है एंड जो सबसे छोटा स्कोर है, स्मॉलेस्ट स्कोर है डेटा में, उनके बीच के डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि अभी हमने बताया कि लार्जेस्ट स्कोर और स्मॉलेस्ट स्कोर के बीच का डिफरेंस हमारा रेंज कहलाता है, पर हमने अब यहाँ पर 1 क्यों ऐड किया। देखिए, अगर हम कहें कि कोई, अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आगे बताते हैं। चलिए देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अगर हम इस डेटा की रेंज पता करें तो इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है हमारा 2 एंड जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 18। यहाँ पर 18 आ रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है 2। तो जो इसकी रेंज है वो क्या होगी, आपको 18 - 2 अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है, इसकी वैल्यू जो है वो रेंज है 16। बट एक्चुअल में हमें करना क्या पड़ेगा कि +1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 18 - 2 हमारा 16 तो आ गया, पर हम ये नहीं कह रहे कि 16 स्कोर्स के बीच में फैला हुआ है। जैसे कि जब भी हमें कोई डेट कैलकुलेट करनी पड़ती है तो उसमें एक नंबर हमेशा जोड़ना पड़ता है, जिससे कि हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल जाए। तो यहाँ पर भी हम 1 ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 16 + 1 यानी कि 17। और हम इसकी कहेंगे जो रेंज है वो कितनी है, 17। अगर आपको इस चीज़ में कोई डाउट लगे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करेंगे। अभी हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन समझते टाइम कुछ जो है ग्राफ को देखा था, उसकी हेल्प लेके हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो 10 स्टूडेंट के स्कोर्स थे वो सभी के 5 आ रहे थे। तो अब इसमें जो स्मॉलेस्ट स्कोर है वो भी 5 हुआ एंड लार्जेस्ट स्कोर भी 5 हुआ। इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो 5 - 5, अगर हम फॉर्मूला केवल लार्जेस्ट स्कोर और स्मॉलेस्ट स्कोर को लेके चले तो रेंज 0 हो जाएगी। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के भी बीच में फैलाव ना हो। इसका फैलाव के भी केवल एक स्कोर तक है, तो +1 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया कि इसकी रेंज है 1। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो 1 है वो यहाँ पर क्यों ऐड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। जो नेक्स्ट हमने लिया था वो है कि जो स्कोर्स हैं 2, 4 और 6 के बीच में फैले हुए हैं। तो इसका स्मॉलेस्ट स्कोर हमारा 4 हो गया, लार्जेस्ट 6। कैलकुलेट किया तो आंसर आया 3, यानी कि इससे हम कह सकते हैं जो ये डेटा है वो 3 स्कोर्स के बीच में लगातार फैला हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो है यहाँ पर हमारा रेंज आया, क्योंकि लार्जेस्ट स्कोर हमारा यहाँ 8 था, स्मॉलेस्ट स्कोर 2 था, तो जो स्कोर आया वो हमारा आया 6 + 1 यानी कि 7। तो जो रेंज है वो इसकी हो जाएगी 7, यानी कि ये 7 स्कोर्स के बीच में फैला हुआ है। अब ये डेटा है हमारे पास, इसमें एक चीज़ आपको देखनी है कि जो स्कोर है वो 2 to 8 है। लार्जेस्ट हमारा 2 है एंड स्मॉलेस्ट 2 है एंड लार्जेस्ट यहाँ पर 8 स्कोर है, पर इसकी रेंज भी हमारी कितनी आएगी, 7। आपको यहाँ ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि यहाँ रेंज भले सेम आ रही है, जैसे अभी हमने मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के केस में आपको बताया था कि भले मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी सेम हो, पर हम वहाँ केवल उसी के आधार पे नहीं कह सकते कि जो डेटा है वो हमारा सेम है। मतलब 2 स्कोर्स का अगर मीन सेम है या मीडियन सेम है तो हम नहीं कह सकते कि वो स्कोर्स या वो डेटा हमारे सेम होंगे। सिमिलरली अगर 2 डेटा के मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सेम है तो हम नहीं कह सकते कि वो डेटा हमारे सेम होंगे। यहाँ देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला फर्स्ट डेटा है, जिसका फर्स्ट पे हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू ये 2 है और लार्जेस्ट 8 है, उसमें थोड़ा फैलाव ज़्यादा है, ठीक है। पर यहाँ जो है ये प्लेटिकटिक फॉर्म में आ रहा है, कर्टसेस हो रही है, स्क्यूनेस इसमें इतनी नहीं है। सिमिलरली दोनों तरफ फैला हुआ है सेम, पर यहाँ पे जो है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रही है और ये डेटा हमारा स्क्यूड है, तो इसलिए दोनों के डेटाज हमारे सेम है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सेम होने पर भी हम नहीं कह सकते कि जो डेटा है वो सेम होगा। इसकी जो मेरिट्स है रेंज की, फर्स्ट इज क्विक एंड ईजी इंडिकेशन ऑफ वेरिएबिलिटी। ये एक बहुत ही ईजी यानी कि सरल और जल्दी से पता करने वाला वेरिएबिलिटी का मेज़र है, तो इसलिए हम इसे फटाफट यूज़ करके अगर हमें नॉर्मल क्रूड आंसर देना है, क्रूड मेज़र बताना है, मतलब लगभग इसकी रेंज क्या होगी या लगभग इसमें जो वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा, तो हम रेंज का यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड विद ऑर्डिनल और इंटरवल रेशियो वेरिएबल्स। इसको हम ऑर्डिनल एंड इंटरवल रेशियो वेरिएबल्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके जो डीमेरिट्स होते हैं वो क्या है, फर्स्ट इज लेस रिफाइंड मेजर। बहुत लेस रिफाइंड है, मतलब ज़्यादा रिफाइनिंग करके हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज कांट बी यूज्ड विद नॉमिनल स्केल।
इसको हम जो है नॉमिनल स्केल के साथ में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है जो कि नॉमिनल स्केल हमें नहीं दे पाता। रेयरली यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क एज इट इज़ फेयरली इनसेंसिटिव। इसको हम साइंटिफिक वर्क के साथ में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि क्रूडली मेजर कर रहे हैं, और फेयरली हम इसको इसलिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन ओनली टू स्कोर्स इन द सेट ऑफ डेटा, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अभी हमने लास्ट उसमें आपको दिखाया था स्लाइड में कि ये केवल वैसे भी दो स्कोर्स पर डिपेंड करता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो डेटा में कितना भी अंतर हो, वेरिएबिलिटी हो, कर्टिसेस हो या स्किनेस हो, तो भी हो सकता है कि वैल्यूज सेम आ जाए रेंज की, तो इसलिए इतना प्रिसाइज मेजर नहीं है। टू वेरी डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा कैन हैव द सेम रेंज। जैसे कि ये दो डेटा है हमारे पास 11119 और 13579, और इन दोनों की रेंज हमारी क्या हो सकती है, होगी सेम ही होगी, 9 - 1 + 1 यानी कि 9, एंड 9 - 1 + 1 यानी कि 9। अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में भी जो लास्ट स्लाइड थी उसमें भी बताया था कि इनकी रेंज कैसे सेम आ रही है, पर डेटा में जो है एक में वहाँ पर कट जो है डेटा सिमिलरली स्प्रेड था, दूसरे में जो था डेटा हमारा वहाँ पर जो है स्किनेस आ रही थी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। हम यूज़ कब करेंगे रेंज को? फर्स्ट इज व्हेन डेटा इज ऑन ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल के आगे वाले डेटा यानी जो स्केल्स हैं, यानी कि रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल पर अगर डेटा होगा तो वो ऑर्डिनल पर तो ऑब्वियस है उसको भी फॉलो कर रहा है, तो यानी कि उसके डेटा को भी उस स्केल के डेटा जो है उन पर भी हम रेंज को यूज़ कर सकते हैं। केवल नॉमिनल स्केल पर रेंज को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको स्केल से रिलेटेड जो है वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, और हमने डिस्क्रिप्शन में भी जो आपको नीचे मिल जाएगा वहाँ पर भी हमने इसका लिंक दे रखा है। अब नो एक्यूरेट नॉलेज अबाउट डिस्पर्जन इज नीडेड। जब हमें कोई भी नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज नहीं चाहिए डिस्पर्जन की, तब हम रेंज को यूज़ करेंगे। मतलब क्रूड नॉलेज चाहिए, हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन, तभी हम रेंज को यूज़ कर सकते हैं। अब कब यूज़ नहीं करेंगे वो देखिए। अभी हमने आपको बताया कि अलग अलग स्कोर्स के लिए भी ये सेम आंसर देता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा मिनिमम स्कोर 2 है, मैक्सिमम 8 है, यहाँ पर भी 2 और 8 है, तो इसने अभी आंसर मैंने आपको दिखाया था कि 7 ही दिया था। तो इसलिए ऐसे केसेस जहाँ पर ये अलग अलग डेटा के लिए भी सेम आंसर दे सकता है, इसलिए हम इसको ऐसी जगह पर यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पर हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को फर्दर किसी हायर स्टेट्स में यूज़ करना है। उस केस में जो अलग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के तरीके हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था जो था हमारा मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, पर रेंज को उस केस में यूज़ नहीं किया जाएगा। हम ये जो क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन है उसका वीडियो आपको उसको डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।